एवरीवन, तो आप सभी का टॉपर टॉक्स में जो है बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम फिर से एक टॉपर को कॉल करने वाले, उससे जानने वाले हैं कि वो कैसे पढ़ाई किए और आज इस मुकाम तक पहुंचे। ठीक है, तो हम उनको सबसे पहले कॉल कर लेते हैं, देखते हैं उनका रिस्पॉन्स क्या रहता है। ऑलरेडी हमें उनका डिटेल हम ले लिए, उसके बाद कॉल कर रहे हैं। उनको पता है कि हम कॉल करने वाले, ऐसा नहीं कि सरप्राइज उनके पास कॉल कर रहे हैं। तो उनसे ध्यान से सीखेंगे, सुनेंगे क्या क्या कैसे तैयारी की। ठीक है, तो वीडियो पे बने रहेंगे अंत तक, और जो चीजें समझने लायक है, अपनाने लायक है, उसको अपनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हेलो। हेलो, यस सर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। एंड व्हाट अबाउट यू सर, आप कैसे हो? बढ़िया, बस ठीक है। तो आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई कि आपने अपने मेहनत से जो है आज बहुत अच्छा परसेंट अचीव किए, जो कि बहुत से बच्चों बच्चों का जो सपना होता है उसको आपने पा लिए हैं, साकार कर लिए हैं। तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही जानना चाहूंगा कि आपने कौन से मीडियम से जो पढ़ाई की है। सर मैंने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है, यहाँ स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल से। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ठीक, तो जैसे कि सबसे फर्स्ट तो यही है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि आप आपकी नेम वगैरह, आप कहाँ से हैं, ये सब चीज डिटेल। यस सर, आई एम वैभव बैस फ्रॉम राजनांदगांव डिस्ट्रिक्ट, राजनांदगांव से, एंड आई एम स्टडिंग इन स्वामी आत्मानंद गवर्नमेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल राजनांदगांव, एंड रिसेंटली आई पास्ड क्लास 10th विद 96%। बहुत बढ़िया। ठीक, मेरिट लिस्ट में नाम है। नॉट सर, बिकॉज 5 नंबर से सर मैं चूक गया मेरिट लिस्ट में नाम आने से, एंड हिंदी में सर कुछ ज्यादा ही कट आउट हो गया। 11 नंबर्स उसमें मेरे चले गए, एंड आई होप सर कि आई कुड अचीव 95 अबव इन हिंदी, बट ओनली आई कुड अचीव ओनली 89 नंबर। उस चीज को मैं भी नोटिस किया, क्योंकि आपका जब मैं मार्कशीट देख रहा था, रिजल्ट देख रहा था, तो मेरा क्वेश्चन यही था कि ऐसा क्या रीजन है जिसके वजह से आपका मार्क्स उसमें कटे। यस सर, सो वैसे तो आई थिंक मैंने हिंदी को ज्यादा ही लाइटली ले लिया। ऐसा है कि क्योंकि नॉर्मली ये होता है सब बच्चों में कि जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशल साइंस साइंस या मैथ्स हो गए, तो उनमें ज्यादा फोकस करते हैं और लैंग्वेज को छोड़ देते हैं। तो ये सबसे ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होता है कि अगर किसी भी चीज को हल्के में लेते हैं तो बाद में उसी का भारी नुकसान ऐसा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं, लैंग्वेज को ज्यादा लाइटली ले लेना है। हाँ, वेटेज तो सबकी सेम होती है ना। 100 मार्क्स वो भी सब्जेक्ट है, बट हम वो मिस्टेक करते हैं और बाई चांस हो जाती है। तो क्या इसकी कोई गिला शिकवा है आपको कि घर वाले बोल रहे हैं ये एक बहुत बड़ी गलती कर दिया, थोड़ा और मेहनत किए रहते, ऐसा कुछ? यस सर, एक्चुअली मेहनत तो मैंने की थी, सब में इक्वली की थी, बट उम्मीद नहीं थी कि इसमें कट जाएगा। एंड क्योंकि सब मैंने अच्छा बना के आया था हिंदी, क्योंकि अब इंग्लिश हिंदी ये सब अच्छा बना के आया था, क्योंकि मुझे पता था पहले ही 9th में मैंने गलती की थी कि लैंग्वेज को थोड़ा लाइटली ले लिया था। तो इसके बाद मैंने 10th में सोच के रखा था कि सबको इक्वली मैं ध्यान दूंगा, और मैंने दिया भी। बट क्या हुआ कि 11 नंबर्स मेरे चले गए, और सर अब ये नॉर्मली है कि अगर कोई 1-2 नंबर या 5 नंबर से अगर कोई पीछे रह जाते तो हाँ, उसकी दुख बहुत ज्यादा होती है। मतलब वो दुख बहुत बड़ी दुख होती है जिसका 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के लिए वो मेरिट में आने से चूक जाए। मैं देख रहा था आपका मार्क्स तो काफी अच्छे, 99 98 97 ऐसे अचीव किया आपने, हैं जो कि काफी हद तक बहुत बड़ी चीज है। हम वहां तक पहुंचना बहुत बड़ी चीज होती है। तो मैं ये जानना चाहूंगा जैसे कि आपकी पढ़ाई कैसे हुई, आप स्टार्टिंग से या लग गए थे या कि कुछ और? यस, इस व्हाट मैं पूछ रहा हूँ कि जैसे कि आपकी पढ़ाई आपने कब से स्टार्ट कर लिए थे? ये स्टार्टिंग क्लास 10th में आते ही स्टार्टिंग से, या कि एकदम बोर्ड एग्जाम आने के टाइम स्टार्ट किए हो? नहीं सर, वो क्लास 10th का जब मैं 9th पास आउट किया, उसके बाद समर वेकेशन में ही इन अप्रैल और मई में समथिंग सब मैंने अपने 10th की तैयारी चालू कर दी थी। और मेन मैं उसमें फोकस करता था जो अपने 3 सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंस साइंस और मैथमेटिक्स में। तो उसमें मैंने अराउंड 5 और 6 चैप्टर्स समर वेकेशन में ही कंप्लीट कर लिए थे। तो बहुत बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी अच्छी। हाँ, अगर
स्कूल स्कूल ड्यूरेशन चालू होता है तो हम आगे का पढ़ाई और कर सकते हैं, और जो पीछे के जो क्लास में जो सब टॉपिक्स चल रहे हैं उनको हम कवर कर सकते हैं, इजिली कर सकते हैं। तो सभी बच्चों को आई थिंक ये करना चाहिए कि समर वेकेशन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है कि घर में बैठे तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो और अभी तो सब तरह के मीडियम्स भी है, फोन है, एंड ऑल मटेरियल्स आर रिक्वायर्ड, सो we can easily get all knowledges through all that internet, and also I think समर वेकेशन या घर में बैठे पढ़ाई तो बहुत अच्छी हो सकती है, मानता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक। तो क्या आपने कोई ऑफलाइन क्लासेस कोचिंग वगैरह ज्वाइन किए थे? नहीं सर, आज तक तो आई थिंक मुझे नहीं लग रहा कि 10th तक किसी एकदम पर्टिकुलर कोचिंग की जरूरत है, क्योंकि कोचिंग से अच्छा तो आजकल जैसे कि आप चैनल चला रहे हैं, यूट्यूब बहुत सारे ऐसे चैनल्स है, तो इसके थ्रू दिस सर वी कैन हम बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं सर। कोचिंग में जाके ये हाँ, उसमें आई थिंक इट्स essential, I think it's not essential for everyone that कि ये कोचिंग जाना ही जरूरी है, ऐसा नहीं है सर। मैं नहीं मानता इससे कुछ। बहुत बढ़िया। तो मतलब आप जो भी हेल्प अगर आउटसोर्सली मिला है आपको, वो यूट्यूब के थ्रू मिला है? यूट्यूब के थ्रू मिला है। हाँ, अगर आउटसोर्स की बात करें तो वैसे पर्टिकुलर तो हर बच्चे अगर चाहे तो स्कूल से 100% अपना ले सकते हैं, है ना? तो आपकी कौन सी सब्जेक्ट फेवरेट रहा है? आपने लगभग अपनी बातों बातों में तो बता चुके हैं कि एसएसटी हो गया आपका, साइंस हो गया और मैथ्स जिसको आपने ज्यादातर पढ़ा। फिर भी उसमें कौन सी ऐसी सब्जेक्ट है जो आपको बेस्ट लगती थी? क्योंकि हम पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम उसी सब्जेक्ट को उठाते हैं जिस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट होती है ना? तो आपका कौन सा सब्जेक्ट फेवरेट है? एक्चुअली मैथ्स और साइंस में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, और स्पेशली मैथ्स में मेरा बचपन से इंटरेस्ट है। और एक इस साल 10th में मुझे देखने मिला कि मुझे मेरा जो इंटरेस्ट है सोशल साइंस की तरफ और बढ़ा, एंड क्योंकि सोशल साइंस में आजकल बहुत दिक्कतें आती है लोगों, तो सोशल साइंस टफ सब्जेक्ट नहीं है, जो मैंने अपनी 10th की जर्नी में मैंने देखा। तो सर इस ईयर में बात करूं तो सोशल साइंस भी इट वाज बेस्ट सब्जेक्ट फॉर मी, इट वाज गुड सब्जेक्ट फॉर मी। हाँ, तो उसमें चलो सोशल साइंस की बात निकल ही गई तो हम ये भी जान लेते हैं, जैसे कि बहुत से बच्चों को यही डाउट रहता है कि थ्योरी कैसे हम करें, क्योंकि थ्योरी में मार्क्स कटने की चांसेस बहुत ज्यादा होती है। तो बहुत से बच्चे जो मैं देखा हूँ, हम ऑफलाइन में क्लासेस चलाते हैं, वहाँ उनकी सबसे बड़ी वही डर रहती है कि थ्योरी कैसे करेंगे। तो उसके लिए आप कुछ गाइड कर सकते हैं बच्चों को? थ्योरी थ्योरी तो कोई बच्चा तभी लिखेगा जब वो चैप्टर को अच्छी तरीके से पढ़े रहे, क्योंकि अब लोग क्या होते हैं, लोग थ्योरी से ज्यादा इंग्लिश लिखने से डरते हैं। और ये चीजें जैसे आजकल कोई भी हिंदी तो आराम से लिख ले, हिंदी भी अगर उस पार्ट को अगर वो पढ़े रहेगा तो वो अपने मन से उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कुछ भी आंसर लिख सकता है। तो वही होता है, सेम होता है हमारे सोशल साइंस में, क्योंकि सोशल साइंस में लोग क्या करते हैं, आलस बनने के कारण सोशल साइंस को पढ़ना पसंद नहीं करते। कई लोग क्या करते हैं, गाइड के थ्रू उसको रटने की कोशिश करते हैं। पर अगर वो सोशल साइंस को उसी तरीके से जिस टाइप से वो हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, उसी तरीके से अगर वो पढ़े तो उसके क्वेश्चन वो खुद बना के देखे तो उसके क्वेश्चन कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उसके क्वेश्चन इजिली सॉल्व होंगे, इजिली हम लिख सकते हैं थ्योरी। ठीक है, इसके लिए तो बहुत बढ़िया आप टिप्स दिए। तो मैं बहुत से बच्चों को मैथ्स से भी फियर रहता है, तो मैं चाहूंगा कि आप मैथ्स के लिए भी कुछ टिप्स बता दें बच्चों को कि उनमें क्या ऐसी चीजें जो उनको याद रखनी चाहिए। देखिए, मैथ्स कोई बचपन से कोई मैथ्स में एकदम विद्वान बन के तो आया नहीं रहता। मैथ्स नीड्स प्रैक्टिस, क्योंकि आप जितने प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस लगातार करोगे उतना ज्यादा आपका मैथ्स, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट है इंग्लिश में, हिंदी में, आप उसको पढ़ के, पर मैथ्स में ऐसा नहीं कि आप थ्योरी पढ़ रहे हो, बुक लेके पढ़े जा रहे हो। जब तक आप मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करोगे, कई बार पेज फाड़ोगे नीचे के कारण, तब तक वो आपके में इम्प्रूवमेंट आएगा नहीं। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन सॉल्व हो, हर क्वेश्चन आपको इजी लगे, कुछ क्वेश्चन आपको टफ लग सकते हैं, बट अगर कंटिन्यूस उसमें प्रैक्टिस रखी जाए तो इट विल बी इजी। सो आई थिंक अगर कोई बच्चा जिसका मैथ्स उतना ज्यादा अच्छा नहीं है तो ही और शी नीड्स मोर प्रैक्टिस। वैसे भी ये तो कहा ही जाता है कि प्रैक्टिस से ही हम क्या बनते हैं, परफेक्ट बनते हैं, है ना? तो प्रैक्टिस तो मस्ट है, सबको ऑल सब्जेक्ट में प्रैक्टिस की जरूरत होती ही होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरा यही क्वेश्चन रहेगा कि आपकी आइडियल कौन है, आप किनसे इंस्पायर हुए हैं कि आप मतलब इस तरीके से आगे आपका एम जो है एकदम सीधी है?
कई बच्चे एकदम भटक रहे हैं अभी, बचपन से उनको अपनी एम के बारे में पता नहीं होती कि उनको क्या करना है। तो आपके आइडियल्स के थ्रू ही वो आइडेंटिफाई होती है कि आपकी एम क्या है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका एम क्या है। तो उसमें जो हर दिन रहता था मेरा, तो इट वाज जस्ट लाइक इंस्पिरेशन फॉर मी। तो हर किसी को अपने आप से ही सबसे पहले इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या करते हैं लोग, यहाँ वहाँ ढूंढते हैं मेरा इंस्पिरेशन कौन है। कि यूट्यूब में देखा, यूट्यूब में जाके तो 4-5 वीडियोस देखी इंस्पिरेशन के, इंस्पिरेशन आ गए और उस दिन वो पढ़ने बैठेंगे, फिर अगले दिन का क्या है। तो जो इंस्पिरेशन है, आपको खुद को देखना चाहिए कि क्या आप किस लेवल पर है, उस लेवल को इम्प्रूव करने के लिए आपको काम करना चाहिए। तो जो सबसे पहला इंस्पिरेशन किसी को भी अपने आप को बनाना चाहिए। तो सर आई वाज माय इंस्पिरेशन, आई थिंक। अरे वाह, बहुत बढ़िया भाई। अच्छी बात है, ठीक। तो मैं नेक्स्ट मेरा ये क्वेश्चन है कि आप छत्तीसगढ़ की एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उसमें क्या सुधार होनी चाहिए। मैं उनको हटा देता हूँ, अभी हम सेजेस की बात नहीं करते, स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो है बात नहीं करते। अदर देन जो हमारी भी इतनी सारी गवर्नमेंट स्कूल है ना, तो उसमें ऐसी क्या चेंजेस होना चाहिए। आप सेजेस में पढ़ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, और जो नॉन सेजेस है हमारी गवर्नमेंट की ही स्कूल है वो, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है। क्योंकि सेजेस की पढ़ाई तो अभी नंबर 1 पोजीशन पर है छत्तीसगढ़ पर, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलरली हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है उस पर क्या चेंजेस होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ एक एजुकेशन पर बेटर लेवल पर पहुंच पाए। क्योंकि मैं एक चीज आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ हमारा पूरे राज्यों में पीछे से चौथे नंबर पर है, नीचे से चौथा, जो कि बहुत बुरी बात है ना। तो आपके हिसाब से ऐसा क्या होना चाहिए कि सुधार आ जाए। सर ये सर कहना तो नहीं चाहिए, बट आपने जो कहा पीछे से चौथे नंबर पे, सर ये बिल्कुल ही सर मतलब अच्छी बात नहीं है सर। क्योंकि सबसे बड़ा कारण यहाँ है क्योंकि यहाँ लोगों को सर इजी, यहाँ पे एजुकेशन बहुत इजी है सर। अगर बात करें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न में भी देखा जाए, एग्जाम पैटर्न में सब सीजी बोर्ड के बच्चों को सब रटा रटाया मिल जाता है, सब मटेरियल्स मिल जाते हैं, सब परीक्षा बोल लेके आजकल पास होना बहुत इजी हो चुका है सर। इस अगर इस ईयर का ही आप देख लो, पासिंग रेशियो देख लो, तो अराउंड बहुत सारे लोग पास हुए, फेल तो बहुत कम हुए, और जो फेल हुए हैं उनको भी एक और चांस दिया जा रहा है। और सर सबसे बड़ा ये कि आजकल क्या बना है, 8th तक पास आउट वाला सिस्टम बना है सर, जो जो जहां तक कि बच्चों के अवेयरनेस को खत्म किया जा रहा है सर यहाँ। तो सबसे पहले अगर बच्चे के अंदर अवेयरनेस खत्म हो जा रहा है, तो धीरे धीरे अब क्या पढ़ाई की तरफ से उनका ध्यान हट रहा है, पढ़ाई को लोग इजी ले रहे हैं और इजी बनाने में यहाँ सिस्टम काम कर रहा है। तो मुझे लगना चाहिए थोड़ा सा जो एजुकेशन का लेवल है उसको थोड़ा हार्ड करना चाहिए, थोड़ा सा पैटर्न को चेंज करना चाहिए। और यहाँ की जो बुक्स भी है, सीजी बोर्ड की बुक्स है, सर मैंने पढ़ा सीजी बोर्ड के, आज तक मैं सीजी बोर्ड ही पढ़ रहा हूँ। तो सर आई रियलाइज की जो सीजी बोर्ड में जो कंटेंट है सर, वो मच आई थिंक उसका लेवल नहीं है सर उतना। तो ये थोड़ा सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि सर यही कारण है जो इस नेशनल लेवल में हमारे छत्तीसगढ़ को एजुकेशन के लेवल में सब पीछे कर रहा है। तो आई थिंक सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चों ज्यादातर नीट की एग्जाम हो गया, जेई के एग्जाम, उसमें भी रिजल्ट हमारे छत्तीसगढ़ का कहा जाए तो बहुत लो है ना। तो सर यही कारण है, क्योंकि नीट के लिए जो बच्चा तैयारी करता है, जेईई के लिए तैयारी करता है, वो शुरुआत से करता है, जो उसके बेसिक जो 9th 10th के 11th के बुक्स रहते हैं, वो उसके लिए सबसे बड़े की सबसे बड़ा कारण होता है कि वो जिस प्रकार से वो जिस टाइप से वो अगर स्टडी कर रहा है 9th 10th के बुक्स को डब्ल्यू में सिलेक्ट करता है। बट यहाँ लिया जा रहा है सर कि यहाँ इसमें कंटेंट बहुत कम भी है और मच हार्ड नहीं है सर, मतलब उसका लेवल उतना अच्छा नहीं है। तो अगर जहां तक की बात किया जाए ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में छत्तीसगढ़ लो रेशियो में, तो इसका कारण यही है क्योंकि एजुकेशन सिस्टम यहाँ थोड़ा लाइटली दिया जा रहा है। तो ये थोड़ा चिंता का विषय है, बच्चों का अवेयरनेस ही नहीं है, कुछ एक्शन लेना चाहिए था। तो जैसे कि मैं अदर देन अब थोड़ी सी हटके बात करते हैं, है ना। जैसे कि अब हम पढ़ते पढ़ते तो बोर होते ही हैं, है ना, किस हद तक पढ़ेंगे,
4 घंटे 5 घंटे के बाद बोर होएंगे ही। तो आप जब बोर हो जाते थे तो उस टाइम एज अ फ्री टाइम में आप क्या करते थे? हाउ टू यूज योर फ्री टाइम? सर एक्चुअली फ्री टाइम में तो सर आई थिंक मुझे याद नहीं कि फ्री टाइम में मैं ऐसा कुछ किया हूँ, तो क्योंकि सबसे पहले क्या होता है कि फ्री टाइम जो रहता है कि फ्री टाइम पढ़ाई को छोड़कर फ्री टाइम वही निकालते सर जिनका पढ़ाई में उतना क्योंकि अगर बंदा मतलब कोई बच्चा अगर कंटिन्यूअसली पढ़ाई करे तो मुझे नहीं लगता उसके लिए कोई ऐसा कोई फ्री टाइम आएगा या पढ़ाई से उब के कुछ और चीज करेगा। तो सर मुझे पढ़ते भी ऐसा कुछ लगा नहीं कि मुझे ऐसा कुछ बोरियस बना कुछ ऐसा कुछ लगा ऐसा तो आई डिडंट रिग्रेट की ऐसा आई डिडंट रियलाइज कि ऐसा कुछ मुझे लगा। बट अगर ये भी जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअसली कोई पढ़ते रहे और कुछ अदर एक्टिविटीज में भी करना चाहिए कि अदर एक्टिविटीज में आप मोबाइल को नहीं जोड़ सकते कि अदर एक्टिविटीज में आगे उसमें मोबाइल लेके बैठ गए तो इट इज रॉन्ग कि अगर कुछ टाइम पास करा जाए तो टाइम पास ऐसा करा जाए जो आपके टाइम की वैल्यू रखे, ना कि आपके टाइम को पास ही करा दे, ऐसा नहीं। ठीक। तो हाँ, तो इसी के साथ साथ ये भी है कि ऑनलाइन गेम लाइक अभी चल रही है बच्चों में होड़ चल रही है ना गेम की, कि बच्चे 5-5 घंटा 6-6 घंटा कंटिन्यूसली खेल लेते, तो जो कि बहुत बुरी बात है। तो उन लोगों के लिए भी कुछ सजेशंस? हाँ यस, ये तो है कि जो लत लग रही है सर आजकल बच्चों को गेम के प्रति लग रही है, वही अगर लत पढ़ाई के प्रति लगे तो आप देखो जैसे एग्जांपल ले लो कि ले लीजिए कि जैसे कि गेम खेल रहा है 5-6 घंटा खेल रहा है तो उसको इसमें उब नहीं लगेगा कि उसको कोई आलसपना नहीं लगेगा कि यार मैंने इतना गेम खेल लिया 5-6 घंटा खेल लिया, ऐसा नहीं लगेगा। पर अगर वही पढ़ाई की तो बीच में लगेगा भाई बहुत पढ़ लिया, आधा घंटा पढ़ लिया, 1 घंटा पढ़ लिया, कुछ कर तो यही गेम जब गेम खेलता है 5-6 घंटा बीत गया पता नहीं चलता, पर पढ़ाई करो तो 1 घंटा पढ़ लो तो ऐसा लगता है जैसे बहुत बहुत चीजें हमने पढ़ ली। तो ये है कि जो गेम खेलने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि जो गेम जिसने बनाया है वो तो उसने गेम बनाने के लिए पढ़ाई की और आप अपना टाइम उस गेम में वेस्ट कर रहे हो। तो इसमें प्रॉफिट तो जो कंपनी ने बनाया उसको हो रहा है, पर आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है थोड़ा जानने का वो है कि इसमें जो गेम खेल रहा है उसका सिर्फ टाइम कहीं भी प्रॉफिट उसको खुद रियलाइज करना चाहिए, उसमें कहीं भी उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हर तरीके से लॉस है, टाइम का लॉस है, आपके आंखों का लॉस है, आपके प्लस आपके जो स्टडी जो आप जिस एम्बिशन को लेके चल रहे हैं उस एम्बिशन से अगर आप 1 घंटा भी अपने गेम में दे रहे हो तो आप धीरे धीरे जिस लक्ष्य को आपने सोचा है आप उससे पीछे होते जा रहे हो। तो ये सभी बच्चों को सोचना चाहिए। हाँ, ये तो है क्योंकि हम उस उम्र में जहां हम ऐसे हजारों गेम खुद बनाने के लिए पढ़ सकते हैं ना, मैं बच्चों को यही समझाता हूँ कि आप ऐसे उम्र में जहां गेम खुद ऐसे हजारों एक बना सकते हो अगर पढ़ोगे तो, है ना। लेकिन बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। और मैं ये भी बोलता हूँ साथ ही साथ कि अपने पावर्स को समझो, अगर आप 5 घंटा गेम खेल सकते हो तो आप 5 घंटा पढ़ भी सकते हो क्योंकि आप में एक जगह बैठने की क्षमता है, पावर है ना। यस सर, ये तो मैं फाइनली हम जो है आपसे यही क्वेश्चंस चाहूंगा कि जैसे कि हमारे YouTube चैनल के बारे में आप जानते ही है ना, थोड़ी बहुत ना जानते हैं, तो क्या सजेशंस हैं आप अपने तरफ से हमारे लिए एज अ बोल सकते हैं कि हम और क्या करें बच्चों के लिए कि वो बेटर हो? यस सर, वैसे तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के रिगार्डिंग सर, छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आपने क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ बोर्ड के बच्चों के लिए ऐसा होता है कि सीजी बोर्ड है और कंटेंट भी अलग है या इस इधर उधर की यूट्यूब आप भी अच्छा काम कर रहे हैं कि उनको आप भटकने नहीं दे रहे और एक आप अपने एक चैनल के थ्रू उनको हेल्प दे रहे हैं। तो सर आई विश कि सर आप इस तरीके से रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स रिक्वायर्ड करवाएंगे यूट्यूब में ताकि सीजी बोर्ड के बच्चों को कहीं और भटकना ना पड़े। ठीक है, बिल्कुल। और आई वांट टू से सर थैंक यू वेरी मच सर कि आपने चैनल खोलने का जिम्मा लिया और सर सीजी बोर्ड के बच्चों को यू नो कि आप सर अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो सर इट इज वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी में कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि एक तरह से
भी करेगा बच्चों कि ताकि वो आगे हमारे जूनियर्स है सर वो भी अगले साल आपसे ऐसी इंटरव्यू में बात करें। ठीक है। तो आप लोग ये समझ रहे हो, वही बहुत बड़ी बात है। मतलब एक चीज मैं आपको बोलना चाहूंगा यहीं पर कि एक छत्तीसगढ़ के बच्चे में इतना नॉलेज होना बहुत बड़ी बात है आपके अंदर। मैं भी देखा हूँ कि छत्तीसगढ़ के एजुकेशन के बारे में आपने सटीक चीजें बोले हैं। आप मैं आपसे जो भी क्वेश्चंस कर रहा हूँ आपका जवाब काफी हद तक एक मतलब एज अ सीनियर कहा जाए, सीनियर जो होते हैं हमारे उनके जैसे आप जवाब दे रहे हो। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है पढ़ाई के साथ साथ आपके अंदर एक्स्ट्रा जो हमारे छत्तीसगढ़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जो बोलने की होनी चाहिए, वो सब कुछ आप में है। तो बहुत बड़ी बात है वो। ठीक है, तो फाइनली मैं एज अ टॉपर टिप्स लेना चाहूंगा बच्चे लोगों के लिए कि आप एज अ टॉपर बोल सकते हैं या एज अ सीनियर आप जूनियर्स बच्चों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? सर पहला सजेशन तो ये है कि आप जिस जगह पे जिस पोजीशन में है वहीं से आप स्टार्ट करें और जो पुरानी बातें हैं सर उसको भूल के आपके जो नेगेटिव पॉइंट्स उसको भूल के नई शुरुआत करें और एक थ्रू आउट एक 1 ईयर आप कोई ना कोई एम्बिशन बना के चले ताकि उस एम्बिशन को पूरा करने के लिए अपने जी जान लगा दे। और दूसरा ये है कि अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा कारण ये है कि एक तो सर ये ऐसा हो चुका है कि मोबाइल में एक डिस्ट्रैक्शन भी है और एक नॉलेज भी है कि ये सबसे पहला बच्चे के ऊपर है क्योंकि ये एक ऐसा चीज है मोबाइल जिसके अंदर ढूंढो तो लाखों डिस्ट्रैक्शन है और खोजो तो पढ़ाई की बहुत सारी चीजें हैं। तो वो तो है। मोबाइल है, मैं मोबाइल को पूरा तो नहीं बोल रहा क्योंकि मोबाइल का हमें अच्छी तरीके से यूज करना चाहिए और मोबाइल से डिस्ट्रैक्शन दूर हटा के मोबाइल का हमें बेटर एडवांटेज लेना चाहिए क्योंकि किसी भी चीज का एडवांटेज लेना हमारे लिए बहुत अच्छा चीज है। तो मोबाइल में ऐसी चीजें अवेलेबल है जिसका हमें एडवांटेज लेना चाहिए। और तीसरा ये कभी भी सर कभी भी अपने आपने जो पढ़ लिया है तो आपको ये नहीं समझना है कि किसी बच्चे को ये नहीं समझना है कि अब उसने पढ़ लिया तो बहुत चीज पढ़ लिया, आगे भी बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि अगर उस बच्चे को सोचना चाहिए अगर वो अपना 5 मिनट 10 मिनट या 15 मिनट या आधा घंटा अगर वो वेस्ट कर रहा है मोबाइल में तो छत्तीसगढ़ में से हजारों लाखों बच्चे जो उससे उस 5-10 मिनट में आगे हो जाएंगे। तो ये सोचना चाहिए क्योंकि आजकल रेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिशन है। आप जहाँ हो उसके लिए और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए कि अभी अगर कोई बच्चा अपने स्कूल टेस्ट हो रहा है या स्कूल एग्जामिनेशन हो रहा है अगर उसमें 100 में 100 स्कोर कर रहा है तो ये नहीं है कि वो स्टेट लेवल में इजिली टॉप कर जाएगा क्योंकि उसको सोचना चाहिए कि स्टेट में ऐसे या अक्रॉस में इंडिया लेवल की बात करूं तो इन फ्यूचर सर JEE नीट में अपने छत्तीसगढ़ से भी टॉपर बने। तो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो मेरे सीनियर जूनियर्स भी है सीनियर्स भी है तो उनको मेहनत करनी पड़ेगी ताकि हमारे छत्तीसगढ़ की जो अभी स्थिति है जो अभी करंट है उसको सुधार के उसको बहुत अच्छी स्थिति बनाए। तो ये हम ही कर सकते हैं सर और कौन कर सकता है। और पॉसिबल चीजें है वो तो हमारी गवर्नमेंट करेगी पर जो सबसे बड़ा जिम्मा है हमारे ऊपर है कि हम अपने एफर्ट्स कितने डालते हैं ताकि हम इस एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर सके। तो सबसे बड़ी बात है कि सबसे आजकल डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ा कारण है तो इस डिस्ट्रैक्शन को कम करने की जरूरत है। और जो एक बात तो और है कि आजकल बच्चे एग्जामिनेशन जैसे चालू और 1 महीना या 1 महीना 3 हफ्ता ऐसे कुछ बच्चे रहता है तो उसमें बच्चे गाइड की ओर भागते हैं। तो सबसे बड़ा बुक को पढ़ो तो गाइड लेने से आपका ओनली 5 और आप किसी और को दे दोगे गाइड के भरोसे और वो आज तक गाइड के भरोसे कोई किसी ने टॉप नहीं किया है। गाइड को एज अ प्रैक्टिस यूज कर पर गाइड या फिर मैं यही बात कोचिंग के लिए कहना चाहता हूँ कि कोई थोड़ा सा भी उसके अंदर अगर इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है तो वो कोचिंग की ओर भागते तो ये गलत है। कोचिंग आजकल ऐसा थोड़ी है कि कोचिंग ही जाने से कोई टॉप करता है। कोचिंग जो है एक परफेक्ट टाइम के लिए कि अगर आप नीट के 11-12 के बाद नीट के लिए JEE के लिए कर रहे हो तो उस टाइम पे मैं मानता हूँ
आई नो कि उस टाइम कोचिंग की नीड है, बट ये फाउंडेशनल जो कोर्सेज है आपके 10th तक के हो गए, तो उसमें कोचिंग की उतनी नीड नहीं है, घर में ही बहुत इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। तो ये कोचिंग में तो मैं यही कहना चाहता हूँ अपने जूनियर से कि कोचिंग में जाने से अच्छा घर में उस टाइम को यूटिलाइज करेंगे तो बेटर कर सकते हैं। क्योंकि आप खुद ही देख रहे हो मेरिट लिस्ट, अभी मेरिट लिस्ट निकला है, तो उसमें खुद ही देख सकते हो कि कोई, आई थिंक कोई भी बच्चा उसमें कोचिंग वाला नहीं आए थे। हाँ ठीक है वैभव, बहुत अच्छा लगा। आपके पास वाकई बहुत अच्छी जानकारी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको पुनः कि आपने, और साथ ही साथ आपको थैंक यू कि आपने अपना कीमती टाइम निकाले बच्चों के लिए, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ के बच्चे समझेंगे यही बहुत बड़ी बात रहेगा हमारे लिए। तो फिर से मैं ऐसा करता हूँ कि आगे। यस सर, मुझे भी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और सर आई विश कि आप अपने सर आई विश कि आप बहुत जल्द ही छत्तीसगढ़ लेवल के, या मतलब बहुत जल्द ही आप सक्सेस को और करें, और आपका चैनल और जल्द से ही जल्द ग्रो करे, और आप इसी तरीके से कंटेंट्स अवेलेबल कराते रहे ताकि यहाँ के बच्चे इजिली नॉलेज गेन कर सके सर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, एंड विश की ऑल द बेस्ट सर फॉर योर जर्नी, ऑल द बेस्ट। ठीक है वैभव, फिर हम और भी बातें करते रहेंगे। हम आशा करते हैं कि आगे आपकी 12th में भी हम इस तरह का इंटरव्यू लें, साथ ही साथ आगे आप जो भी एग्जाम्स दिलाएंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें भी हम आपका इंटरव्यू लें, और आपका सिलेक्शन हो गई, ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात रहेगा। ठीक है वैभव, फिर मिलते हैं। यस सर, थैंक यू सर।